आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की विज्ञान के जितने भी चित्र हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से जो चित्र आपको तैयार करने हैं ताकि आपके जो 5 अप्रैल को पेपर होने वाला है कल, उसके लिए काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आपके दूसरे पार्ट में एक पहला चित्र दे रखा है, दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया और ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जाँच। ये आपको अनिवार्य रूप से जो तैयार कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न लगभग 3 बार पिछले पेपर में पूछा जा चुका है। तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। ये इसका नामांकित चित्र पूछेंगे तो ये आपको पूरा चित्र बनाना है, तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो पहला जो आपका चित्र है वो 2.1 यानी कि दूसरे पार्ट का जो पहला चित्र है वो आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। आप जो देख रहे हैं यही चित्र आपके जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। प्रश्न ये पूछेंगे कि जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया को आप जो नामांकित चित्र के द्वारा समझाइए। उत्सर्जित गैस का नाम भी आपको लिखना होगा। तो वो जो गैस है वो आप किस प्रकार से जांच करेंगे, इस प्रकार से प्रश्न इसका बनेगा। अगला चित्र देखते हैं हम इसमें। अगला चित्र आपके पहले पार्ट का है, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। तो ये भी आपको जो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। फिर पहले पार्ट में एक और आपके चित्र है, ये जल का विद्युत अपघटन। तो जल का विद्युत अपघटन आपको इस प्रकार से एक चित्र बनाना है और ये प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो आप देख लें और आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें ये प्रश्न पूछा जाएगा। फिर एक चित्र आपकी ये दे रखा है दूसरे पार्ट में, जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है। इसका आपको नामांकित चित्र इस प्रकार से बनाकर जो तैयार कर लेना है। ये जो चित्र हैं ये आपके 2.3 चित्र हैं। ये आपके जल में अम्ल का जो विलयन है वो विद्युत का सुचालक होता है, चालन करता है। तो इसका नामांकित चित्र ये है। फिर आपको दूसरे पार्ट में जो पीएच स्केल है उस पीएच स्केल को आपको तैयार करना है। ये एक लाइन खींच लेनी है, यहाँ बीच में लिख लेना है 7 और यहाँ लिख लेना है 0, यहाँ लिख लेना है 14। ठीक है, 0, 7 और 14। और इधर जाएंगे तो क्षारीय प्रभाव बढ़ते हुए और इधर आएंगे तो अम्लीय प्रभाव बढ़ते हुए। जैसे जैसे 0 की ओर आएंगे अम्लता बढ़ेगी, जैसे जैसे 14 की ओर जाएंगे क्षारीयता बढ़ेगी। यह 7 बीच में आसुत जल का होता है और यहाँ पर जो पीएच मान जो 7 होता है ये उदासीन कहलाता है। 7 से कम अम्लीय और 7 से ज़्यादा क्षारीय। एक आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान है वो आप याद रखना है, 14-10 होता है। और NaOH का जो पीएच मान है वो 14 होता है। रक्त का पीएच मान 7 होता है और नींबू का 2.2, जठर रस का 1.1। एक प्रश्न आपके ये पूछ सकते हैं कि किसका जो पीएच मान अधिक होता है, जठर रस या फिर जो पीएच ये नींबू का रस। तो इन दोनों में से किसका अधिक है वो आपको बताना है। और एक है शुद्ध जल यानी कि आशुद्ध जल और रक्त, इन दोनों में से किसका अधिक है, तो रक्त का पीएच मान अधिक है। फिर एक ये आपके दूसरे पार्ट में क्लोर क्षार अभिक्रिया की जो उत्पाद है उसमें आपको याद रखना है कि जो एनोड है वो क्लोरीन गैस, एनोड पर क्लोरीन गैस एकत्रित होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस एकत्रित होती है। ये क्लोर क्षार अभिक्रिया का नामांकित चित्र है। फिर एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र ये चित्र है जिसमें आपको ये बताना है ये पत्ती का अनुप्रस्थ काट है और इसका नामांकित चित्र आपको बनाना है। इसके अलावा ये जो अभिक्रिया दे रखी है ये ग्लूकोज वाली अभिक्रिया, ये आपको अच्छी तरीके से तैयार करनी है। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। आपको विज्ञान के पेपर के बाद में जो गणित के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके वीडियो में यहाँ पे अपलोड करूँगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपका साइंस का पेपर काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो लगातार तैयारी कर रहे हैं या फिर जुड़े हुए चैनल के साथ में उनको पता है कि यहाँ पे जो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो गणित के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिले। मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से यहाँ पे बताऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर ये आपका छठा पार्ट है 6.6, ये मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छी तरीके से तैयार करें। मानव पाचन तंत्र 6.6 छठा पार्ट है वो वाला। देखो एक चित्र आपके छठे पार्ट में से आना फिक्स है, तो आप छठे पार्ट के जो भी इंपॉर्टेंट जो चित्र हैं उनको आप अच्छी तरीके से तैयार करें। चाहे वो आपका उत्सर्जन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, पाचन तंत्र हो, या फिर आपकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला जो नर और मादा वाला है वो, ये 4 में से आपके कम से कम 2 चित्र परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो ये श्वसन तंत्र का आपके नामांकित चित्र हैं और श्वसन की परिभाषा भी आपको जो अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है।
फिर ये चित्र 6.10 है छठे पाठ में ही, मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य। तो ये एक बंद मुट्ठी के जैसा होता है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। मानव हृदय, तो मानव हृदय का नामांकित चित्र आपको इस प्रकार से बना लेना है। इसमें जो ये फुफ्फुसी धमनी और फुफ्फुसी शिराएं ये अपवाद होती हैं, आपको पता ही होगा, तो इनका विशेष ध्यान रखें। जो फुफ्फुसी धमनियाँ हैं ये अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, और फुफ्फुसी जो शिरा है वो शुद्ध रक्त ले जाती हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। फिर ये आपके मानव उत्सर्जन तंत्र है। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। तो ये वृक्काणु किससे संबंधित है, तो आपसे पूछा जा सकता है। ये वृक्काणु मानव उत्सर्जन तंत्र से संबंधित हैं। ये मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है अपनी कॉपी में। आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न काफ़ी बनने के जो चांस हैं। फिर आपके 7वें पार्ट में एक पहला चित्र दे रखा है तंत्रिका कोशिका का चित्र और पेशीय तंत्रिका पेशीय संधि। तो आपको तंत्रिका कोशिका का चित्र जो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ये जो चित्र ऊपर दे रखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका कोशिका का चित्र। फिर आपके 7वें पार्ट में तीसरा चित्र दे रखा है मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क का भी नामांकित चित्र आपको बनाना है। इसकी जो भाग है प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। देखो इसमें दो नाम दे रखे हैं, एक तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि और एक पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि बाकी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, जबकि पीयूष ग्रंथि को जो नियंत्रित करने वाली ग्रंथि वो हाइपोथैलेमस होती है। तो इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लें। ये अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ये नामांकित चित्र बनाना है, तो इनके नाम भी आपको लिखने पड़ेंगे। फिर ये आपके 7वें पार्ट में ही 7वां चित्र है नर और मादा में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नामांकित चित्र। एक तो इनकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पर स्थित है और इनसे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। जैसे सबसे ऊपर है ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, ये सिर में पाई जाती हैं, जबकि जो थाइमस ग्रंथि ये परावट्टु या फिर थायराइड ग्रंथि है, अवट्टु ग्रंथि हैं, ये गले में पाई जाती हैं, अंग्रेजी की एच आकार की जैसी होती हैं। और अग्न्याशय ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि ये किडनी और यहाँ पे पाई जाती हैं। और बाकी नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की जो ग्रंथि, आपको इसके स्रावित हार्मोन के नाम भी याद करने हैं। तो ये दोनों चित्र आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेने, इनसे स्रावित हार्मोन के नाम भी पूछे जाएंगे। नर जनन हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है, जबकि मादा जनन हार्मोन का नाम प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन है। इन दोनों के नाम आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनलिन ग्रंथि है, ठीक है, एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती हैं। अग्न्याशय ग्रंथि है, इससे अग्न्याशय ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम इंसुलिन है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और अवट्टु ग्रंथि ये थायराइड ग्रंथि वाली है, गले में पाई जाती हैं ये, और ये आयोडीन की कमी से यहाँ पे इसका हार्मोन प्रभावित होता है, तो गला फूस का लटक जाता है, सूज जाता है, जिसको गलगन रोग कहते हैं, गेंगा रोग भी कहते हैं इसको, और अवट्टु रोग भी कहा जाता है। और बाकी पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि इसको जैविक घड़ी कहते हैं। पीनियल ग्रंथि आपका सुबह सुबह जल्दी उठना, समय पर सोना, समय पर उठना और भूख लगना, ये सभी इसको जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये मटर के दाने जैसी होती हैं, और इन सभी को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो ये पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन के रूप में जानी जाती है। फिर एक चित्र आपके 9वें पार्ट में दे रखा है मानव लिंग निर्धारण। तो मानव लिंग निर्धारण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रश्न तो यह बनता है कि मानव लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर, यानी कि जो पिता होते हैं वो मानव लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनके गुणसूत्र आपको याद करने, पिता के गुणसूत्र XY होते हैं और माता के गुणसूत्र XX होते हैं। इसमें जब पिता से X गुणसूत्र और माता से भी X गुण प्राप्त होता है, तो ये दोनों XX गुणसूत्र मिलते हैं, यानी कि ये जो संतान उत्पन्न होगी ये लड़की होगी। जब पिता से Y गुणसूत्र और माता से X गुणसूत्र प्राप्त होता है, तो ये YX या XY होती हैं, जो कि एक लड़के के होने की संभावना को बताता है। यानी कि ये लिंग निर्धारण आपको जो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। जो मादा गुणसूत्र हैं वो समान आकृति के होते हैं, XX होते हैं, इसमें दोनों बराबर होते हैं, जबकि जो नर गुणसूत्र हैं वो XY ये असमान होते हैं, इसमें ये X बड़ा होता है और ये Y वाला छोटा होता है। तो ये आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें, नर एवं मादा गुणसूत्र।
तो ये लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, आपको इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। फिर आपको समजात और समवर्ती अंगों के नाम याद रखने। समजात अंग ये, ठीक है, समजात अंग, और यहाँ पे दे रखे हैं ये समवर्ती अंग। तो ये समरूप और समजात अंगों के नाम आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। फिर आपकी एक उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, उसकी प्रकृति, स्थिति एवं साइज, तो ये आपको चित्र है जो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। 10.8 वाला ये यहाँ से प्रश्न है जो अनिवार्य बनता है। इस सारणी से आपका जो एक प्रश्न अनिवार्य बनेगा, क्योंकि जो दर्पण है या लेंस है, दोनों में से या अथवा में आएंगे, तो कोई सा भी आप एक चित्र है जो अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो एक तो आप उत्तल दर्पण को अच्छी तरीके से तैयार करें, और एक उत्तल दर्पण को भी अच्छी तरीके से तैयार करें, और अवतल दर्पण को भी अच्छी तरीके से तैयार कर लें। फिर लेंस में ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। तो जब उत्तल दर्पण में वस्तु को जब हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु की साइज जो प्रतिबिंब बनता है वो अत्यंत छोटा बनता है, बिंदु की जैसा, और आभासी और सीधा बनता है। जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं वो हमेशा सीधे बनते हैं, आभासी और सीधा। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, अनंत और ध्रुव के बीच में जब प्रतिबिंब को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब P और F के बीच में बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, और बहुत ही छोटा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। फिर आपके इसमें दूसरा जो चित्र है, फिर आपके इसमें लेंस अभिसारी और अपसारी। तो लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच में से देखो मोटा होता है और किनारों से पतला होता है, ये उत्तल लेंस है, और ये सभी प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर एकत्रित कर देता है, अभिनंदन करता है। आप इसको ऐसे याद रखें कि उत्तल दर्पण अभिनंदन करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। और जो अवतल लेंस है वो बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है, ये जो किरणें आती हैं उनको फैला देता है, इसका अपमान करता है, तो ये अपसारित के नाम से जाना जाता है। ऐसा आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि अभिसारी क्या होता है और अपसारी क्या होता है। अभिसारी अभिनंदन याद रखना है, एकत्रित करता है किरणों को, और अपसारी किरणों का अपमान करता है, ये सबको फैला देता है। तो ये इस प्रकार से इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट है 10.4 सारणी, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। देखो इस उत्तल ये जो प्रतिबिंब बनेगा इसमें हमेशा सब बराबर बनेंगे, ये तो ठीक है, वास्तविक और उल्टे, लेकिन इसकी एक स्थिति है वो आपको विशेष ध्यान रखनी है, आभासी और सीधा वाली। बाकी तो इसमें उत्तल लेंस के द्वारा जो बनेंगे वो इसी प्रकार से बनेंगे, लेकिन इसकी जो एक स्थिति है वो उसको विशेष ध्यान में रखनी है। जब कोई वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में होगी तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। इसको जो दूरदर्शी होते हैं, जो बड़े बड़े दूर की वस्तुओं को पास देखते हैं, या फिर छोटी वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए इसी लेंस को यहाँ पे काम में लिया जाता है, उत्तल लेंस को। तो ये उत्तल लेंस के बारे में, अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब F पर बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा हमेशा बनता है। जब 2S और अनंत के बीच में होगा तो प्रतिबिंब F और 2F के बीच में बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, और वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। जब वस्तु 2F पर होगी तो प्रतिबिंब भी 2F पर ही बनेगा, और इसके वस्तु के बराबर ही बनेगा, और वास्तविक और उल्टा होगा। अब जैसे जैसे हम केंद्र के पास में आएंगे, वस्तु जो प्रतिबिंब होगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। F और 2F के बीच में, तो 2F से परे अनंत, 2F से और अनंत के बीच में, और बड़ा बनेगा ये वास्तविक और उल्टा, और ये हमने देख ही लिया इसका। तो फिर ये उत्तल लेंस का भी आपको याद रखना है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों के प्रतिबिंब एक जैसे बनते हैं, मतलब ये बिल्कुल सेम ही है। ये अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, ये दोनों आप याद कर सकते हैं, ये दोनों मिलते जुलते आपको होंगे। तो केवल इसकी जो बिंदु है वही चेंज करना है, लेंस की जगह पे दर्पण, दर्पण की जगह पे लेंस। तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों के प्रतिबिंब एक जैसे आपको दिखाई देंगी, ये सारी चीज़ें इसमें। तो ये आप इसको विशेष तरीके से याद कर लें। एक ये कांच की स्लेब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का जो नामांकित चित्र है वो आपको इस प्रकार से बनाना है। ये प्रकाश की ये किरणें आ रही हैं और इसमें कांच की स्लेब पर गिरेगी। तो अपवर्तन क्या होता है? तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो या तो वो अभिलंब के पास आ जाती हैं या फिर अभिलंब से दूर हट जाती हैं। तो प्रकाश की इस घटना को जो अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो जैसे पेंसिल आपने देखी होगी, जो पानी की बाल्टी में कोई सिक्का पड़ा होता है तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है।
पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये सभी अपवर्तन के ही उदाहरण हैं। तो ये आप विशेष ध्यान रखें। इसमें ये अभिलंब कहलाता है, ये आने वाली किरण आपतित किरण होती हैं, ये अपवर्तन के बाद जो किरण है वो अपवर्तित किरण है। ये आपतन कोण होता है और ये अपवर्तन कोण होता है। आपको यहाँ पे कोण देखिए पूछेंगे तो इसको 90 में से घटा लेना, ये वाला कोण आ जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। फिर ये आपके 12वें पार्ट का एक चित्र है, विद्युत बल्ब, अमीटर और प्लग कुंजी के विद्युत परिपथ आपको किस प्रकार से बनाना है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिए। यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, 10 की घात -3 एम्पियर के, और माइक्रो एम्पियर 10 की घात -6 एम्पियर के बराबर होता है। और विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको अमीटर कहते हैं, और ये परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। मैं कितनी बार ये बात बोल चुका हूँ, अब तक तो आपके कानों में ये बात पड़ गई होगी, तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। एक आपके 12.1 में एक सवाल दे रखा है, इसको आप कंठस्थ कर लें। विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसका सूत्र क्या होता है, I बराबर क्या होता है, Q/T। अब ये तीन में से कोई दो चीज़ दे देगा, धारा दे देगा, आवेश दे देगा तो समय पूछेगा, समय दे देगा, आवेश दे देगा तो धारा पूछेगा, धारा और समय दे देगा तो आवेश पूछ लेगा। तो इसने क्या किया कि इसमें धारा दे दी और समय दे दिया, यानी कि I और T का मान दे रखा है। ये T इसके भाग में इधर आएगा तो इसके गुणा में चला जाएगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। I यानी कि धारा, T यानी कि समय। तो धारा कितनी है 0.5 एम्पियर और समय कितना है 10 मिनट। तो ध्यान ये रखना है कि ये जो मिनट है वो जो आता है I बराबर Q/T, ये T सेकंड में होता है। तो अगर सवाल में ये मिनट में दे रखा तो उसको सेकंड में बदल के हल करना है। तो ये 10 मिनट है तो इसको हम सेकंड में बदल लेंगे, तो ये 60 से गुणा करेंगे तो 600 सेकंड हो जाएगा। ये हमारी धारा है 0.5, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, IT, I का मान 0.5 और 600 से गुणा करेंगे तो ये 300 कुलाम आएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड। फिर आपको ये एक सारणी दे रखी है, इसमें सभी प्रतीक चिन्ह तैयार कर लेने। विद्युत सेल का ये चित्र है, सभी सेलों को जोड़ेंगे तो ये बैटरी बनेगी। ये खुला प्लग है, ये बंद प्लग है, ये तार संधि है, ये क्रॉसिंग तार है, और इसके बाद में ये विद्युत बल्ब का है, ये प्रतिरोध है, ये धारा नियंत्रक, अमीटर और ये वोल्ट मीटर। अमीटर श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में। फिर ये ओम के नियम के लिए ये जो चित्र देखिए आपको यहाँ पे दे देंगे, जैसे यहाँ पे x नाम दे दिया और यहाँ पे y नाम दे दिया। पूछेंगे कि ये यहाँ पे ये क्या है और ये यहाँ पे क्या है, तो ये हमेशा श्रेणी क्रम में कौन जुड़ा होता है, अमीटर, और समांतर क्रम में कौन जुड़ा होता है, वोल्ट मीटर। तो ये दोनों नाम पूछे हुए भी हैं और आपको वापस पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको अगला चित्र है वो आपके इसमें ये ओम का नियम का याद रखना है। ओम का नियम का सूत्र ये आपको याद रखना है, V बराबर IR, और इधर आपको विभवांतर ले लेना, एक तरफ धारा और बीच में सीधी लाइन खींच देनी है। ये आपका V और I में ग्राफ हो जाएगा ओम का नियम। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। फिर ये आपके श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ने, तो ये श्रेणी क्रम में आप जोड़ देना इसको, और फिर ये समांतर क्रम में इस प्रकार से जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये किसी क्षण चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र रेखाएं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 13वें पार्ट में है। आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। कितनी बार पूछा हुआ प्रश्न है, कल भी आपकी जो अवश्य ये प्रश्न पूछा जाएगा। और फिर आपकी किसी धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर, ये 13वें पार्ट में है 13.6 का। तो जो पैटर्न बनते हैं उसका आपको नामांकित चित्र बना लेना है। और एक है ये यहाँ पे विद्युत धारावाही चालक तार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं उनका नामांकित चित्र आपको ऐसे बना लेना है। और बाकी आपकी जो विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं। तो ये विद्युत मोटर है और इसके नामांकित चित्र बना लेना है, इसकी कार्यविधि और ये आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और एक है आपका इसमें विद्युत जनित्र है, ये क्या काम करता है विद्युत जनित्र, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है वो सभी आपको इसमें अच्छी तरीके से लिख लेना है। और अपने घरों में जो हम तार जो विद्युत परिपथ लगा हुआ होता है वो किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है। तो ये आपको पूरा अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको 5 अप्रैल का पूरा पेपर वापस सॉल्यूशन भी करवाऊँगा। और आगे की जो परीक्षाएँ हैं आपकी, चाहे वो आपके गणित की है, सामाजिक की है, तो वो सभी पेपर मैं आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं
आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गणित में आपके कोई डर नहीं रहेगा परीक्षा के नाम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास का जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। सबको ऑल द बेस्ट, सब अपना बेस्ट करके आना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपका पेपर कैसा जाए। ठीक है, तो कल वापस मिलते हैं पेपर में, तब तक जय हिंद जय भारत।